सोनपुर गांव में रामू और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। उनके पास सिर्फ आधा बीघा जमीन थी, जिस पर वे सब्जियां उगाकर गांव के बाजार में बेचते और अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन बाजार में रामू और सुमन बाजार में सब्जियां बेच रहे थे। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। तभी एक ग्राहक आया। रामू, टमाटर क्या भाव दिया? 40 रुपए किलो काका। अरे, दूसरे तो 30 रुपए में दे रहे हैं। अगर मेरी सब्जियों से अच्छी सब्जी आपको पूरे बाजार में मिल जाए तो मैं आपको मुफ्त में सब्जी दूंगा। ग्राहक ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, दे दो टमाटर और साथ में आधा किलो मिर्च भी तोल दो। शाम को घर पर जब दोनों घर लौटे, सुमन पैसे गिन रही थी। अरे क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ जी, आज सारी सब्जियां बिक गईं और ये सब गोपाल सेठ की वजह से हुआ, जिन्होंने हमें अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत दी। नहीं तो हमारा कुआं तो सूखा पड़ा है, सुमन ने कहा। रामू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ सुमन, किस्मत भी अजीब चीज होती है। वैसे तुम ऐसा क्या जादू करती हो खेत पर? सब्जियां इतनी अच्छी कैसे उगती हैं? सुमन हंस पड़ी। अरे, मेहनत तो हम दोनों करते हैं, तुम भी खेत में खूब मेहनत करते हो। एक दिन जब वे घर लौटे तो देखा कि रामू की माँ कौशल्या खून की उल्टियां कर रही थीं। माँ, यह अचानक क्या हुआ? वे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका लिवर बहुत खराब हो गया है। इलाज के लिए तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जिसका खर्च 10 से 12 लाख रुपए आएगा। रामू और सुमन यह सुनकर सुन रह गए। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। सुमन ने उसे दिलासा दिया। आप एक काम करें, गोपाल सेठ के पास मदद मांगने जाना। रामू मदद के लिए गोपाल सेठ के पास गया। रामू मदद के लिए गोपाल सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे लौटा दूंगा। गोपाल सेठ कुछ कहने ही वाला था कि उसकी पत्नी मीना अंदर से चिल्लाई, अरे क्या पागल हो गए हो? इस गरीब को 10 लाख रुपए देने का क्या मतलब? खुद के खाने के पैसे नहीं हैं और हमें लूटने आ गए हैं। रामू ने सब कुछ सुन लिया, फिर भी वह खड़ा रहा। सेठ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, रामू, इतने पैसे तो आजकल घर में कौन रखता है, और इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और हाँ, अब से तुम मेरे कुएं से भी पानी नहीं ले सकते। रामू भारी मन से वहां से चला गया। जब वह घर पहुंचा तो सुमन ने कहा, कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरे सारे गहने, इन्हें बेचकर माँ का इलाज करवा दीजिए। गहने तो फिर आ जाएंगे, लेकिन माँ नहीं। वे तुरंत अस्पताल पहुंचे और जितने पैसे थे देकर ऑपरेशन शुरू करवाया। ऑपरेशन से पहले कौशल्या ने रामू और सुमन को बुलाया और कहा, बेटा, हमारे पुराने कुएं को खोदो, वहाँ तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और यह कहकर कौशल्या की मृत्यु हो गई। रामू और सुमन ने रोते हुए फैसला किया कि वे अगले दिन कुएं की खुदाई करेंगे। रामू और सुमन दिन रात कुआं खोदते रहे। 3 दिन बाद अचानक रामू की कुदाल किसी चीज से टकराई। ये कैसी आवाज थी? दोनों ने मिट्टी हटाई तो एक बड़ा पत्थर दिखा। उसे हटाते ही एक सुरंग दिखी। सुरंग? हमारे कुएं में? वे अंदर गए और वहां एक बूढ़ा बौना देखा। कौन हो तुम? मैं एक साधु था, लेकिन एक गलती के कारण मुझे श्राप मिला। तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने एक जादुई लौटा दिया और कहा, इसमें जादुई पानी है, इसे जहां छिड़कोगे वहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना सब उल्टा हो जाएगा। रामू और सुमन ने सबसे पहले कुएं में पानी मांगा और देखते ही देखते कुआं पानी से भर गया। फिर उन्होंने अपनी सूखी सब्जियों पर पानी छिड़का और सारी सब्जियां फिर से हरी भरी हो गईं। अब उनकी हालत सुधरने लगी। उन्होंने एक नया घर बना लिया। गोपाल सेठ को जब यह सब पता चला तो उसने सोचा, जरूर इस सुरंग में सोना होगा, मैं जाकर सब हड़प लूंगा। वह रात में चोरी छिपे कुएं में घुस गया और बौने से सोना मांगा। बौने ने गुस्से में कहा, तू लालची है, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। उसने मंत्र पढ़े और सेठ हवा में उड़ने लगा। अरे अरे, मुझे नीचे उतारो। बौने ने उसे पानी में फेंक दिया और बार बार डुबोने लगा। माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे नहीं, रामू और सुमन से माफी मांगो। सेठ गांव में लौटकर रामू और सुमन के सामने रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई। रामू और सुमन ने उसे माफ कर दिया।
रामू और सुमन ईमानदारी से खेती करते रहे। उनका कुआं कभी नहीं सूखा और उनकी मेहनत रंग लाई। सीख: ईमानदारी और मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। गौरी एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी बूढ़ी नानी के साथ गांव में रहती थी। उसकी माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए नानी ही उसकी दुनिया थी। नानी अक्सर उसे समझाती थीं कि जंगल के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ रहस्यमयी शक्तियाँ बसती हैं। लेकिन गौरी को जंगल से बेहद लगाव था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वहाँ से कोई उसे बुला रहा हो। एक दिन गौरी नानी की नजरें बचाकर जंगल में चली गई। हरे भरे पेड़ों के बीच चलते चलते वह एक झील के पास पहुंची। झील का पानी नीला और चमकीला था और वहां की हवा बहुत ही शीतल थी। अचानक उसने झील के पानी में हलचल देखी। गौरी पेड़ों के पीछे छिपकर देखने लगी। उसने देखा कि झील में 7 सुंदर परियां नहा रही थीं। वे हंस रही थीं, खेल रही थीं और उनकी हंसी हवा में घंटियों की तरह गूंज रही थी। गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चुपचाप उन्हें देखती रही। अचानक परियों में से एक ने उसे देख लिया। परियों ने एक साथ पूछा, कौन हो तुम? गौरी डर गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं गौरी हूँ, मैं गांव में रहती हूँ। परियां एक दूसरे को देखने लगीं। उनमें से सबसे बड़ी, जिसका नाम चंद्रिका था, आगे आई और बोली, गौरी, तुम हमें देख सकती हो, इंसान हमें नहीं देख सकते। गौरी ने कहा, हाँ, मैं देख सकती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? चंद्रिका ने कहा, हम इस झील की परियां हैं। हम यहाँ की रक्षक हैं, लेकिन अब हम कैद में हैं। गौरी चौंक गई। कैद? लेकिन तुम तो झील में घूम रही हो। चंद्रिका उदास हो गई। हमारे पंख छीन लिए गए हैं, हम इस झील से बाहर नहीं जा सकते। चंद्रिका ने बताया कि एक समय पर वे इस पूरे जंगल की रक्षक थीं। लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक कालनेत्र आया। उसने अपने जादू से परियों को पकड़ लिया और उनके पंख छीन लिए। अगर तुम अपने पंख वापस पाना चाहती हो तो मेरी गुलाम बन जाओ, कालनेत्र ने कहा। परियां नहीं मानी तो उसने उनके पंख एक काले शीशे के संदूक में बंद कर दिए और अपने महल में ले गया। तब से परियां झील में कैद थीं। गौरी को परियों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गौरी ने अकेले ही कालनेत्र के महल तक जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह चुपचाप जंगल में आगे बढ़ने लगी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट हो रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई पेड़ उसके पीछे चल रहे हैं। उसने पलटकर देखा तो सब सामान्य था। आगे बढ़ते ही वह एक विशाल काले महल के सामने पहुंच गई। महल के दरवाजे पर 2 बड़े पत्थर के रक्षक खड़े थे। जैसे ही गौरी ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वे जीवित हो गए। उनमें से एक गर्जा, कौन हो तुम? गौरी को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन परियों की बात याद की। सच्चाई हमेशा जीतती है। उसने सीधा पत्थर के रक्षकों की आंखों में देखा और कहा, मैं गौरी हूँ और मैं परियों के पंख लेने आई हूँ। रक्षक हंसे। कोई बच्ची तांत्रिक को नहीं हरा सकती। लेकिन तभी गौरी के चारों ओर हल्की रोशनी फैली और पत्थर के रक्षक वापस अपनी जगह जम गए। गौरी महल के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि कालनेत्र एक बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक शीशे का संदूक रखा था, जिसमें 7 चमकते पंख बंद थे। कालनेत्र ने हंसते हुए कहा, कालनेत्र ने 3 जादुई कटोरों में अलग अलग रंग का पानी रखा। इनमें से एक में अमृत है, एक में जहर और एक में भ्रम। अगर तुमने अमृत चुन लिया तो पहली परीक्षा पास करोगी। गौरी ने देखा कि 2 कटोरे धुंधले लग रहे थे, जबकि एक कटोरा हल्की रोशनी फैला रहा था। उसने वही चुना और कालनेत्र चौंक गया। अब कालनेत्र ने जादू किया और पूरा कमरा अंधेरा हो गया। डरावनी आकृतियां उसके चारों ओर नाचने लगीं। लेकिन गौरी को नानी की बात याद थी, डर केवल मन का वहम होता है। गौरी ने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, यह सब झूठ है। अचानक सारा अंधेरा गायब हो गया। कालनेत्र फिर से गुस्से में आ गया। अब आखिरी परीक्षा। कालनेत्र मुस्कुराया, अगर तुम सच में इन पंखों को चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। गौरी सोच में पड़ गई। उसे सबसे ज्यादा प्यार अपनी नानी से था, लेकिन अगर वह परियों को नहीं बचा पाई तो वे हमेशा के लिए फंस जाएंगी। उसने आंखें बंद कीं और कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी यादें छोड़ दूंगी। मैं अपनी नानी, अपना गांव, सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन
इन परियों को आजाद करूंगी। कालनेत्र चुप हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक छोटी लड़की इतनी बड़ी बात कह सकती है। उसके जादू का प्रभाव टूटने लगा और शीशे का संदूक अपने आप खुल गया। सातों पंख हवा में उड़ने लगे और झील की ओर भागे। जैसे ही परियों को उनके पंख वापस मिले, जंगल में हरियाली लौट आई। झील का पानी चमकने लगा और आसमान से सोने की रोशनी बरसने लगी। परियां गौरी के पास आईं और उसे गले लगा लिया। तुमने हमें आजाद किया गौरी। हम तुम्हारा यह बलिदान नहीं होने देंगे। हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं। तुम हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलोगी और तुम्हें कोई भी बुरी ताकत कभी नहीं हरा सकेगी। गौरी मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसने कुछ बहुत बड़ा किया था। परियां हवा में उड़ गईं और झील में समा गईं। गौरी जब गांव लौटी तो उसकी नानी ने उसे देखकर गले से लगा लिया। वह समझ गई थी कि उसकी पोती अब सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक निडर और बुद्धिमान नायिका बन चुकी थी।